अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने बात करनी है डिलीरियम से रिलेटेड, उसके डायग्नोस्टिक बेस पे और साथ ही साथ उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं उसको देखेंगे, और उसके अलावा डिलीरियम के जो प्रोग्नोसिस रेट है उसको भी देखेंगे कि वो आखिर है क्या। तो बेसिकली डिलीरियम एक मेंटल कंडीशन जो है कंसिडर की जाती है जिसमें डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस और रिड्यूस अटेंशन और फोकस एबिलिटी को मेनली कंसिडर किया जाता है। डिलीरियम के डिटेल इंट्रोडक्शन और उसके जो सिम्टम्स के लिए जो वीडियो थी वो मेरे चैनल पे मौजूद है ऑलरेडी, आप इसको जो है देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा हमने डिलीरियम की एटियोलॉजी पे भी लास्ट वीडियो में बात की थी, इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे जाके विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। किसी भी डिसऑर्डर को असेस करने के लिए चंद वेज होते हैं एंड डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपनी क्लिनिकल जजमेंट को लेके डिसऑर्डर को असेस करते हैं, जिनमें सबसे पहले तो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन आ जाता है और उसके साथ ही मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होती है। बेसिकली अगर हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को आसान अल्फाज में कहें तो वो क्लाइंट के मेंटल स्टेटस को असेस किया जा रहा होता है। उसके अंदर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक क्लिनिकल असेसमेंट प्रोसेस है और जो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये असेस करेंगे तो ही हम जो डायग्नोसिस है वो बेहतर वे में, एक अच्छे वे में दे सकेंगे। इसके साथ ही हम जो DSM का प्रोवाइड किया हुआ हमारे पास स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है डिलीरियम के लिए, उससे हेल्प लेंगे असेसमेंट के लिए। एंड देन जो हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसेस होता है उससे हम असेसमेंट करेंगे। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को हम सब फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर जैसे कि है। जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर हम उस पर्सन की जो एटीट्यूड है उसको असेस करेंगे, जो हमारा टूवर्ड्स द इंटरव्यू सिचुएशन होता है क्लाइंट का। फिर उसकी क्लाइंट की कॉन्शियसनेस को देखी जाती है कि वो किस तरह की ओरिएंटेशन उसकी प्रेजेंट है कि नहीं, कोऑपरेटिवनेस, उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का है। फिर जो क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट के दरमियान जो रैपो बिल्ड है वो किस तरह की रैपो है। एंड देन क्लाइंट की जो ड्रेसिंग सेंस है वो किस तरह की है। अटेंशन स्पैन असेस किया जाएगा। फिर क्लाइंट के अंदर कोई कैटाटोनिक साइंस तो प्रेजेंट नहीं है, इस बात की यकीन दहानी की जाएगी। देन सेकेंडली साइकोमोटर एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो साइकोमोटर एक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं कि जो उसकी एक्टिविटी है वो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है कि नहीं, नॉर्मल लेवल की है या डिक्रीज लेवल की है, इंक्रीज लेवल की है। लेवल ऑफ एक्टिविटी उसका कैसा है, लेथार्जिक तो नहीं है, उसके टेंस मसल्स तो नहीं है, या वो रेस्टलेस स्टेट में तो नहीं बैठा हुआ क्लाइंट, या वो एगिटेटेड बेचैन तो नहीं है। इस तरह की हम साइकोमोटर एक्टिविटी में असेसमेंट करते हैं। फिर अगर उसकी स्पीच की बात की जाए तो स्पीच को भी हम देखते हैं। स्पीच में आ जाता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी है। उसमें आ जाती है टोन, उसकी टेम्पो, वॉल्यूम, रिएक्शन टाइम, कितनी देर के बाद उसने बात की, कोहेरेंट स्पीच है कि नहीं, कोहेरेंसी उसकी स्पीच में मौजूद है कि नहीं, रेलेवेंट स्पीच अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट कर रहा है कि नहीं। फिर अगर थॉट देखेंगे तो थॉट के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम तो उसके थॉट में नहीं है। फॉर एग्जांपल डीरेलमेंट होती है, सब्स्टिट्यूशन पेशेंट्स करते हैं, ओमिशन कर देते हैं, फ्यूजन करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने असेस करनी है उसके थॉट के अंदर। फिर मूड की बात की जाए तो मूड उसका डिप्रेसिव स्टेट तो नहीं है, मैनिक स्टेट में तो नहीं है, इस तरह से हम देखते हैं, असेस करते हैं। फिर परसेप्शंस में डिलीजन्स, हेलुसिनेशन और इल्यूजन्स वगैरह तो नहीं आ रही। कॉग्निटिव फंक्शंस के अंदर उसकी जो है, जो हम कह सकते हैं कि एक एक्यूरेट लेवल का उसका फंक्शन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल उसकी जो है डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो सही से काम कर रही हैं क्या, जो लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो किस हद तक प्रॉपर है। इन सब को असेस किया जाता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर। देन आगे चलते हैं तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो हमें DSM-5 प्रोवाइड करता है, उसकी मदद से हमने डायग्नोसिस देना होता है कि अगर इन सब जो क्राइटेरियाज पे अगर फुलफिल करेगा पेशेंट की जो कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं कि वाकई वो डिलीरियम उसको है, पेशेंट फेस डिलीरियम कर रहा है।
तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास है डिस्टर्बेंस इन अटेंशन एंड अवेयरनेस। डिस्टर्बेंस इन अटेंशन एंड अवेयरनेस का मतलब क्या है कि जो उसकी एबिलिटी होगी डायरेक्ट अपनी फोकस जो शिफ्ट अटेंशन करने की वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस होगी। उसकी जो अवेयरनेस की एबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड क्राइटेरिया है हमारा कि जो डिस्टर्बेंस, अब ये सारी अटेंशन और अवेयरनेस से रिलेटेड डिस्टर्बेंस है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप होगी। एंड साथ ही साथ ये भी हमने देखना है कि इतनी डिस्टर्बेंस हो जाएगी कि वो शॉर्ट पीरियड में डेवलप हो। साथ ही साथ में ये देखना है कि जो इसका बेसलाइन हमने देख लिया था ना अटेंशन स्पैन का और उसकी अवेयरनेस का क्लाइंट का, वो फ्लक्चुएट करता जाएगा, ठीक है, सवेयरली फ्लक्चुएट करेगा, इवन दो कि पेशेंट जो है कोमा की स्टेट में भी जा सकता है, ठीक है जी। एंड सेकेंड, अगर हम थर्ड देखेंगे, जो सी क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है उसमें आता है कि एडिशनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी उसकी कॉग्निशंस के अंदर भी। अब इसका क्या मतलब है, लाइक उसके जो मेमोरी डेफिसिट्स हैं वो शो होंगे, डिसओरिएंटेशन हो जाएगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आएंगी, विजुअल स्पेशल एबिलिटी उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाएगी पेशेंट की। एंड डी क्राइटेरिया हमें बताता है कि जो डिस्टर्बेंस क्राइटेरिया ए और सी जो है वो इसलिए ना हो कि प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स से तो उस वजह से इसकी अटेंशन अवेयरनेस में प्रॉब्लम आ गई और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप हो गई, इसलिए नहीं, ठीक है। एंड जो ई क्राइटेरिया है वो हमें बताता है कि हमें एविडेंस मिलना चाहिए पेशेंट की हिस्ट्री से, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी फाइंडिंग से कि वाकई उसके पास्ट में भी प्रॉब्लम्स थी। अब बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर हमने पर्सनल हिस्ट्री असेस करनी होती है, फैमिली हिस्ट्री, देन हमने देखना होता है कि सैंडोइंग एक डिजीज़ है तो उसको असेस करते हैं, और फिर यूज़ ऑफ मेडिकेशंस को हम देखते हैं कि कैसा यूज़ ऑफ मेडिकेशन है पेशेंट का। तो पर्सनल हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो उसमें हमने क्लाइंट जो है उसकी बचपन से लेकर अब तक जो प्रेजेंट स्टेट है वो सब कुछ असेस करना होता है, इवन तो उसका जो कंसेप्शन पीरियड था वो भी हमने असेस करना होता है। तो पर्सनल हिस्ट्री के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर काउंट करते हैं कि उसने प्रेसिपिटेट किया, हम उसकी ट्रिगर किया बेसिकली जो डिलीरियम का प्रॉब्लम है उसको। तो पर्सनल हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे उसका बर्थ एंड अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड, फिर कोई चाइल्डहुड के अंदर कोई डिसऑर्डर, ट्रॉमा वगैरह उसने फेस तो नहीं किया हुआ, उसकी स्कूलिंग प्रॉपर रही है कि नहीं रही, उसकी जो पेरेंटिंग उसकी थी, पेरेंट्स ने उसकी पेरेंटिंग किस तरह की है, वो नॉर्मल की है कि नहीं, कि निगलेक्टफुल पेरेंटिंग तो नहीं है। और फिर अगर हम ऑक्यूपेशन देखें उसका जो जॉब स्टेटस है वो कैसा है, उसकी जॉब से सेटिस्फेक्शन किस हद तक है, फिर उसका जो मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल है या मैरिड है वो कैसा है, ठीक है। एंड उसका जो फिर मैरिटल रिलेशनशिप असेस किया जाता है कि स्पाउस के साथ उसका रिलेशनशिप किस हद तक सेटिस्फाई है। एंड फिर अगर बात करें फैमिली हिस्ट्री की, तो फैमिली हिस्ट्री बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक क्लाइंट को डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में डालने के लिए, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले तो जीनोग्राम बनाते हैं। जीनोग्राम एक चार्ट है जो कि हमें हेल्प देता है फैमिली के सारे मेंबर्स का आपस में जो रिलेशनशिप है वो बताने में। उस चार्ट से हमें पता चलता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं आपस में किस हद तक उनकी बॉन्डिंग है, किस हद तक एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, उनकी अफेक्शन किस हद तक है, ठीक है। फिर हमने फैमिली हिस्ट्री के अंदर इसको असेस करने के बाद हम देखते हैं कि उनका जो फैमिली में कोई साइकेट्रिक इलनेस तो प्रेजेंट नहीं है, या कोई उनके पास्ट में कोई ऐसा मेंबर रहा हो जो इमीडिएट उसका जो रिलेशनशिप हो क्लाइंट के साथ उसको साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि मेडिकल इलनेस कोई प्रेजेंट हो, मेडिकल इलनेस इस तरह की जो कि जैसे कैंसर हो गया, ठीक है। फिर उनकी जो लिविंग स्टेटस है वो कैसा है, इंटरपर्सनल इश्यूज तो नहीं है फैमिली मेम्बर्स के दरमियान में। ये सब कुछ असेस करने के बाद हम देखते हैं कि क्लाइंट को सनडोइंग का तो प्रॉब्लम नहीं है। सनडोइंग एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो क्लाइंट होता है उसको दोपहर के टाइम, इन द लेट आफ्टरनून और नाइट में उनको ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है जिसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं या एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो हम देखते हैं, असेस करते हैं कि क्लाइंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है।
फिर उसके बाद उसका जो यूज़ ऑफ मेडिकेशंस है वो किस लिए है, किस पर्पस के लिए है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसका यूज़ ऑफ मेडिकेशन जो होगा वो प्रोलॉन्ग कर जाएगा, उसका जो कोर्स पीरियड होगा वो अच्छा खासा होगा, लाइक वो हमेशा उसको यूज़ करनी पड़ रही होगी, ठीक है, मेडिकेशंस अपने जो डायबिटिक की जो स्टेट होगी उसको बैलेंस करने के लिए। फिर वो यहाँ तो ये हो सकता है कि ये तो मेडिकेशंस के लिए यूज़ कर रहा है, एक प्रॉपर मेडिकल इलनेस है उसको, तो इसलिए वो मेडिसिन ले रहे हैं। फिर हमने ये भी असेस करते हैं कि क्या वो मेडिकेशन जो है उसकी कोई साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है जिस वजह से वो यूज़ कर रहा हो। इस तरह की चीज़ें सारी कुछ असेस की जाती हैं, उसके हिस्ट्री से, पेशेंट के हिस्ट्री से हम सब कुछ असेस करते हैं। फिर बात हम करेंगे प्रोग्नोसिस की। डिलीरियम का क्या प्रोग्नोसिस रेट देखा जाता है। जो डिलीरियम के जो मॉर्बिडिटी है वो रेट भी हाई है। फिर सेकेंडली उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी हाई है। मॉर्बिडिटी रेट ये होता है कि डिलीरियम होने के चांसेस कितने होते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको डिलीरियम के होने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं और मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंचा हुआ है। एंड सेकेंडली जो पेशेंट्स हैं डिलीरियम के, वो अगर उन्हें डिलीरियम हो जाए, ठीक है, पेशेंट को, तो 30 से 40% चांसेस हैं कि वो 1 साल के अंदर अंदर ही वफात पा जाएं, ठीक है। और जो अगर डिलीरियम जो है हाइपोग्लाइसेमिक वजह से हो या ड्रग या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो डिलीरियम की स्टेट पैदा हो जाती है, या हम कह सकते हैं ड्रग टॉक्सिसिटी है, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह हो जाता है, तो जिसकी वजह से ड्रग डिलीरियम की हमें जो स्टेट है वो हम फेस करने लग जाते हैं। अगर ऐसा सीन हो तो क्या होता है कि जी वो पेशेंट जो है उसकी रिकवरी रेट अच्छी होती है, वो रैपिडली जल्दी मतलब वो ठीक होने के चांसेस हैं उन पेशेंट्स के, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट्स अपनी ओल्डर एज की वजह से बीमार होंगे, डिलीरियम का शिकार होंगे, उनका जो है ना ट्रीटमेंट का रेट वो स्लो होता है। फिर अगर हम देखें, बात करें कि कोग्निटिव और फंक्शनल डिक्लाइन का जो रिस्क है वो कितना है हमारे पेशेंट्स के अंदर, तो वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। फॉर अप टू 2 years जब से उनको डिलीरियम होगा तब से लेकर 2 साल तक ये जो चांस होगा रिस्क का वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज लेवल तक होगा, सिवियर इंक्रीज लेवल तक, कि उनकी इवन की डेथ भी हो सकती है उस 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है जी। ये हमारी प्रोग्नोसिस रेट था वर्ल्ड वाइड। एंड इसके साथ ही आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। और आज की वीडियो में हमने देखना था कि असेसमेंट क्या है, असेसमेंट के तरीके क्या हैं, डायग्नोसिस हम किस तरह से बेहतर वे में कर सकते हैं डिलीरियम का, और साथ ही उसका प्रोग्नोसिस क्या है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।